हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण। देखिए स्टूडेंट्स, एक्चुअल में ये जो टॉपिक है ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स के लिए। इसमें जनरली लोग समझ नहीं पाते हैं कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन क्या ये अलग अलग होता है। तो केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन ये दोनों अलग अलग हैं। आज आप सही और फैक्ट जान पाएंगे ये हैं क्या। इनके बारे में बहुत सी बातें मैं बताऊंगा। देखिए, इस टॉपिक में हम आपको पूरा कवर कराएंगे, क्या क्या कवर कराएंगे जिसके माध्यम से आप पूरा टॉपिक जान पाएंगे, पूरा आप पढ़ पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे कि ये होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसमें, तो बताऊंगा इनकी परिभाषाएं यानी इनकी डेफिनेशन। सबसे पहला मेरा ये चलेगा कि रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण यानी केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन ये होता क्या है, पहला मैं ये डिस्कस कर दूंगा। दूसरा नंबर सेकंड मैं आपको बता दूंगा इनके टाइप्स क्या है, यानी इनके प्रकार क्या है। आपको मतलब ये बताना है, आपको ये समझना है कि केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं, केमिकल जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको टाइप्स क्या हैं, वो टाइप्स कौन कौन से हमें पढ़ने होते हैं। है तो बहुत ढेर सारे, उनमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप्स है, वो मैं आपको लेकर यहाँ पे चलूंगा। ठीक है। और तीसरा नंबर थर्ड मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे इनकी जो है, इनको हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे। हाउ टू बैलेंस, यानी हाउ टू बैलेंस का मतलब हुआ कि इनको हम जो है संतुलित कैसे करेंगे, इनको हम बैलेंस कैसे करेंगे, ये हम आपको लेके चलेंगे नंबर थर्ड में। और नंबर फोर में आपको बताएंगे, आपको नंबर फोर में वो है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, ये एक डेफिनेशन है इस चैप्टर में, वो पढ़ना होता है, तो कोरोजन के बारे में बता देंगे। और नंबर फाइव में आपको बताऊंगा रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होता है, वो रैंसिडिटी भी मैं समझाऊंगा इस चैप्टर में। यानी ये अगर पांच टॉपिक आपने पढ़ लिया, तो पांच टॉपिक आपने पढ़ लिया तो आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है कवर हो जाता है। तो वो चैप्टर को कवर करना है तो अच्छे से कवर करके चलेंगे और अच्छे से समझ के चलेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे जो हेडिंग है वो है डेफिनेशन, यानी परिभाषा। परिभाषा का मतलब है डेफिनेशन। तो केमिकल रिएक्शन क्या है और केमिकल इक्वेशन क्या है, सबसे पहले इसके हम लोग परिभाषा पढ़ते हैं। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन, अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, आपको कहना है सर जैसे हम बात करें, सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें बता देना है। बेसिक चीजें क्या है आपको पता है, आपने स्टार्टिंग से पढ़ा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए है और प्लस बी है, इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया और उन्होंने कंपाउंड बना लिया जिसका नाम है ए बी। ठीक है। तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ए प्लस बी ये होते क्या है। ये एक्चुअल में ए प्लस बी जो है, इनको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। रिएक्टेंट का मतलब होता है अभिकारक। अभिकारक जो है या रिएक्टेंट कह सकते हैं, और ये जो बन रहा है ये है प्रोडक्ट, इसको हम लोग कहते हैं उत्पाद। सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो रिएक्टेंट है वो आपस में रिएक्ट होते हैं और आपस में रिएक्ट कर करके वो क्या बनाते हैं, वो उत्पाद बनाते हैं। उत्पाद एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। जैसे हम बात कर लें, मान लीजिए ए है कोई रिएक्टेंट और एक रिएक्टेंट बी है, इन्होंने आपस में रिएक्ट किया, सी बना लिया और डी बना लिया, तो यहाँ देखिए प्रोडक्ट एक से भी ज्यादा बन जाते हैं। तो कहने का मतलब जो केमिस्ट्री में रिएक्ट करता है उसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, यानी अभिकारक कहते हैं। और केमिस्ट्री में रिएक्टेंट के रिएक्ट करने से जो बनता है, अभिकारक के जो रिएक्ट करने से बनता है, उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं, यानी प्रोडक्ट कहते हैं। तो आपको ये बात तो बेसिक सबको पता ही होता है पहले से ही। तो अब आपको समझना है कि अगर हम किसी भी रिएक्टेंट का नाम लें, जैसे मैंने बोला आपसे मैग्नीशियम और हमने आपसे बोला ऑक्सीजन, सपोज करिए हमने लिख दिया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम लिख दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नीशियम, ठीक है। और मैंने आपसे कहा भाई ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है रिएक्ट करेंगे आपस में, ऑक्सीजन ये रिएक्ट करेंगे और ये बना देंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैंने यहाँ पे लिख दिया, सपोज करिए ये हमने लिख दिया, इन्होंने बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। तो ये जो मैं लिख रहा हूं, ये जो बात मैं बता रहा हूं, ये जो बोल रहा हूं, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई सिंबल इन्वॉल्व नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। यानी आप कहेंगे कि सर ये क्या है, आप कहेंगे सर ये केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन क्यों है, केमिकल रिएक्शन में किसी सिंबल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। आप सीधे सीधे बोलेंगे कि मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, तो वो बना दे रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जब इसी चीज को हम सिंबल में डिनोट करने लगे, जैसे अब यहाँ पे ये रिएक्शन लिखा हुआ है, इसको देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे हम लोग सिंबल डिनोट करेंगे। अगर हम इसी चीज को सिंबल में डिनोट करने लगे, इसी सेम चीज को, तो आप देखिए कैसे लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं Mg प्लस यहाँ लिख देंगे ऑक्सीजन के लिए O2। अब आपको जहां पता है रिएक्शन को सब बैलेंस लिखना होता है, तो यहाँ पे 2Mg लिख दिया, तो यहाँ पे बन गया हमारा 2MgO। ये जो जब इसी रिएक्शन को हमने यहाँ सिंबल में दिखा दिया, तो जब सिंबल में दिखा दिया, अब ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया नहीं कहा जाएगा, इसको हम रासायनिक समीकरण कहेंगे, यानी केमिकल इक्वेशन कहेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है। आपसे कोई पूछे केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, तो आपको बताना है कि सर जब तक वो सिंबॉलिक फॉर्म में नहीं है तब तक वो केमिकल रिएक्शन है,
यानी रासायनिक अभिक्रिया है, और जब वो सिंबॉलिक फॉर्म में आ जाता है तब उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं, यानी रासायनिक समीकरण कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आप ऐसे भी कह सकते हैं व्हेन टू आर मोर देन टू रिएक्टेंट्स रिएक्ट विथ ईच अदर एंड दे फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट और मोर देन वन प्रोडक्ट, दे आर दिस रिएक्शन इज नोन एज केमिकल रिएक्शन एंड द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो कहने का मतलब यह है कि रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण, इनकी जो परिभाषा होती है, परिभाषा को हम इस वे में याद कर सकते हैं। चलिए एक बार फटाफट रिकॉल कर लेते हैं कि परिभाषा आपको क्या समझ में आया, डेफिनेशन क्या समझ में आई। अगर मैं आपसे पूछूं रासायनिक अभिक्रिया क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है, तो आप कहेंगे सर कोई भी हम जो है रिएक्टेंट यहाँ पे लिख दें, या कोई रिएक्टेंट है आपस में रिएक्ट करता है और वो एक जो है उत्पाद बना लेता है, यानी प्रोडक्ट बना लेता है, उसको जब तक हम सिंबॉलिक फॉर्म में नहीं लिखते हैं तब तक वो हमारा केमिकल रिएक्शन होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। जब उसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देते हैं, उसको दिखा देते हैं, तो वो सिंबॉलिक फॉर्म में जो लिखा जाता है वो केमिकल इक्वेशन होता है। तो यहाँ तो आपका ये एकदम क्लियर हो गया कि डेफिनेशन क्या होती है। बात समझ में आ रही है? अब हम लोग सेकंड टॉपिक पे चलेंगे, वो क्या है, टाइप्स। यानी अगर हम डेफिनेशन यहाँ क्लियर कर लिया, सेकंड टॉपिक जो है टाइप्स। अगर हम टाइप्स की बात करें, देखिए बच्चा, टाइप्स जो है केमिकल जो रिएक्शन के टाइप्स हैं, वो टाइप्स बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन जो आपको मेन पढ़ना होता है उसमें सबसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। आप इसे कह सकते हैं योगात्मक अभिक्रिया, इसे जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं। इसको हम लोग जो है और भी नाम से जान सकते हैं। इसको हम लोग कह सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन है तो एडिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, योगात्मक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। इस तरीके से ये पहला हो गया। दूसरा हमारा हो जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नंबर सेकंड अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया समझ रहे हैं ना, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो उसका नाम है, हिंदी में बोलते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। और तीसरा जो है अगर हम बात करें वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसे कोई इशू नहीं है, आप इस तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, दूसरा हमारा ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, तीसरा हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। इसे हम लोग हिंदी में द्विविस्थापन कहते हैं, या इसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, इसे बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगर हम चौथे की बात करें तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन लिखा था, तो आप एक कह सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी आप यहाँ पे जो है पढ़ सकते हैं। ये आपका फोर्थ हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। रिएक्शन तो आप यहाँ जान ही रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। अपघटन समझ रहे हैं ना, अपघटन वर्ड का मतलब होता है टूट जाना, डिकम्पोज कर जाना, तो डिकम्पोजन रिएक्शन हो जाता है। नंबर फिफ्थ की हम बात कर लें, नंबर फिफ्थ आप पढ़ लेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ये आपका जो है नंबर फिफ्थ हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया डेफिनेशन, केमिकल रिएक्शन और केमिकल जो है इक्वेशन की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है वो समझाया, दोनों में अंतर क्या है वो बता दिया। अभी बात यहाँ पे आ रही है कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। जितने टाइप्स के होते हैं केमिकल रिएक्शन, वो आपको यहाँ पे मैंने मेन टाइप लिखे हैं, और भी टाइप्स इसके होते हैं, लेकिन जो सबसे मेन टाइप है वो इन टाइप में आता है। क्या है पहला? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको हम लोग योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं, इसको हम लोग जो है एक और नाम दे सकते हैं, एडिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तीसरा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नंबर 4 है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और नंबर 5 है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर? अगर हम इनकी हिंदी में बात कर लें तो आप कहेंगे सर योगात्मक अभिक्रिया, इनको बोलेंगे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया, इनको हम लोग बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, इनको बोलेंगे अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोज का मतलब होता है अपघटन कर जाना, और इनको बोलेंगे ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। इस तरीके से हमने ये 5 प्रकार की अभिक्रियाओं पे हम डिस्कस करेंगे, तो आपका जो है कम से कम जो मुख्य प्रकार हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, और जो मेन बचते हैं वो इसी चैप्टर में आपको बता दूंगा, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये चैप्टर जब मैं पढ़ा रहा हूँ, इस चैप्टर में आपको 1 बाय 1 करके सारी चीज सब कुछ आना चाहिए, कुछ छूटना नहीं चाहिए स्टूडेंट्स। आपके परीक्षा के, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट होगा वो सब लेके चलने वाला हूँ मैं। तो आइए शुरू करते हैं 1 बाय 1 करके, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अगर हम पहला बात करें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देखिए नाम है उसका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? कंबाइन करना। आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, आप जानते हैं जब कोई रिएक्टेंट और कोई रिएक्टेंट या दो रिएक्टेंट है, दो से ज्यादा रिएक्टेंट है, वो आपस में कंबाइन कर जाए और सिर्फ एक प्रोडक्ट बना लें, एक प्रोडक्ट आपस में कंबाइन कर जाए और सिर्फ प्रोडक्ट एक ही हो, यानी आप लिख सकते हैं कि भाई A + B गिव्स अबाउट, यहाँ पे लिख लें C। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं और आपस में कंबाइन करते हैं, प्रोडक्ट एक ही बनता है। ध्यान रखिएगा, इसमें प्रोडक्ट एक ही बनेगा, वो हमारा कहलाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहलाएगा?
कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आप कहेंगे सर व्हेन टू आर मोर देन टू रिएक्टेंट्स react with each other and they form a single product that is known as combination reaction। बात समझ में आ गई? योगात्मक अभिक्रिया क्या है? जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं, आपस में जुड़ते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं और सिर्फ एक उत्पाद बनाते हैं, एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर? एग्जाम्पल की बात कर लें, जैसे आपको मैं बोलूं भाई चारकोल है, कार्बन यहाँ लिखा हुआ है और ऑक्सीजन है, इन्होंने आपस में योग कर लिया तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। देख रहे हैं? अगर मैं आपको बोलूं भाई ये हाइड्रोजन है, ये हो गया हाइड्रोजन और ये हो गया ऑक्सीजन, है ना, इन्होंने आपस में रिएक्ट कर लिया तो इन्होंने बना लिया वाटर। देख रहे हैं ना, वाटर बना लिया। इस तरह की अगर मैं बात करूं कि भाई ये है हाइड्रोजन, इसके अलावा मैं बात कर लूं ये है नाइट्रोजन, इन्होंने आपस में रिएक्ट किया तो इन्होंने बना लिया अमोनिया 2NH3। कहने का मतलब क्या है, आप दो या दो से अधिक जो भी रिएक्टेंट होंगे वो आपस में रिएक्ट करेंगे और सिर्फ प्रोडक्ट एक ही बनेगा। आप कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर लें, जैसे आपको पता है C2H2, ये एसिटिलीन का फार्मूला है, इसमें हाइड्रोजन का योग कर दें, हाइड्रोजन को ऐड कर दें तो ये बन जाएगा C2H4, बन गया ना। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन हो गया। तो व्हेन टू आर मोर देन टू रिएक्टेंट्स रिएक्ट विथ ईच अदर, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट एक बनेगा, सिर्फ प्रोडक्ट एक बनेगा, उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। उसे हम लोग बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया, यानी उसे हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। तो ये तो एग्जांपल हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का और उसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई। अगर हम दूसरा बात कर लें, देखिए दूसरा वहां पे हमने लिखा था जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दूसरा वो भी ले सकते हैं। और जो वहां पे चौथा लिखा हुआ था आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो भी दूसरे में पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपको वो पढ़ना 5 है, लाइन से चलना है। अगर आप लाइन से चलेंगे तो नंबर फर्स्ट कॉम्बिनेशन हो गया और नंबर सेकंड हम बात कर लें तो डिकम्पोजिशन की बात कर लेते हैं। अगर हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये जो लिखा हुआ है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसका मतलब होता है अपघटन अभिक्रियाएं। अपघटन अभिक्रियाएं, तो इसमें क्या होगा, देखिए इसके वर्ड पे जाइए, वर्ड का मतलब है डिकम्पोज कर जाना, टूट जाना। जस्ट उसका अपोजिट है, जो आपने फर्स्ट वाला याद किया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसका जस्ट अपोजिट है। उसमें क्या बताया था, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और एक जो है प्रोडक्ट बनाते हैं, यही बताया था हमने। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक जो है रिएक्टेंट होगा जो डिकम्पोज कर जाएगा, टूट जाएगा। वो डिकम्पोज कर सकता है कई चीजों के आधार पे, कई चीजों के बेस पे डिकम्पोज कर सकता है। जैसे वो डिकम्पोज कर सकता है थर्मल की वजह से, उष्मा टेम्परेचर बढ़ जाए, या वो डिकम्पोज कर सकता है टेम्परेचर की वजह से, ताप बढ़ जाए, या डिकम्पोज कर सकता है सनलाइट की वजह से। तो डिकम्पोज अगर कोई एक रिएक्टेंट डिकम्पोज करता है, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बना लेता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे हम बात कर लें भाई कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है CaCO3, ये होता है। अब इसको अगर हम लोग डिकम्पोज कर दें, यहाँ पे हल्का सा हीट करें, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा और साथ में जो है कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। भाई कैल्शियम ऑक्साइड, एक Ca है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन Ca ले लेगा तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा और यहाँ पे 2 CO2 हमारा बच जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम कार्बोनेट ये एक हमारा जो है सिंगल रिएक्टेंट था जो टेम्परेचर हल्का सा हीट करने को डिकम्पोज कर जाता है। तो जब डिकम्पोज कर जाता है तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे हम बात कर लें पोटेशियम क्लोरेट की, हम पोटेशियम क्लोरेट की बात कर लें, तो पोटेशियम क्लोरेट की बात करेंगे बच्चा, तो आप मुझे बताइए ये पोटेशियम क्लोरेट है, ये डिकम्पोज कर जाएगा, डिकम्पोज करेगा 2KCl बना लेगा और साथ में क्या है हमारे ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, 3O2 बना लेगा। आप देखिए रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, यहाँ 2 पोटेशियम है, रिएक्शन हमेशा जो भी लिखें वो बैलेंस लिखना है। बैलेंस कैसे करना होता है रिएक्शन को वो भी हम समझाएंगे, वो भी आपका जो है टॉपिक में है ऑलरेडी, क्योंकि 5 हेडिंग पढ़ाना है इस चैप्टर में, तो वो 5 हेडिंग लेके चलेंगे तो आपका जो है पूरा चैप्टर अच्छे से कवर हो जाएगा। आप एक बार इस वीडियो को पूरा देख डालेंगे बैठ करके, इसको कंप्लीट कर डालेंगे तो आपको पूरा का पूरा जो है आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ जाएगा प्रॉपर वे में। तो 2KClO3 लिखा हुआ है ना, पोटेशियम क्लोरेट, तो यहाँ पोटेशियम कितने हैं, पोटेशियम के 2 एटम है, वहां कितने हैं, वहां भी 2 एटम है। और यहाँ पे क्लोरीन जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे देख रहे हैं 2 है, तो वहां उस तरफ भी देखिए क्लोरीन 2 है, 2 से मल्टीप्लाई होता है ना इसमें। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, तो 2 3 जा 6, तो वहां पे कितने हो गए, 3 2 जा 6। कहने का मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस है। तो ये पोटेशियम क्लोरेट था, इसने भी डिकम्पोज किया तो इसने क्या बना लिया, पोटेशियम क्लोराइड बना लिया और साथ में उसने ऑक्सीजन बना लिया। स्टूडेंट्स ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। आपसे कोई पूछे तो आपको यहाँ पे 2 समझ में आ गया है, 2 समझ में आ गया है। पहला क्या समझ में आया आपको, फर्स्ट जो समझ में आया है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और दूसरा जो समझ में आया है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड की अगर हम बात करें, थर्ड क्या था, अब हम लाइन से अगर चलें तो थर्ड था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो थर्ड है।
अगर हम थर्ड की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग ले लेते हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है ये इसमें क्या है, इसके हिंदी हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहा जाता है? विस्थापन अभिक्रिया, इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे हम लोग रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। रिप्लेसमेंट रिएक्शन कर दीजिए, विस्थापन अभिक्रिया कर दीजिए, ये भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे हम आपको बताएं तो उसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। में जो अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, जैसे हम बात कर लें, सपोज करिए जिंक है ना, जिंक है, यहाँ पे है कॉपर सल्फेट, क्लियर। तो इसने क्या किया बताइए, ये जो है जिंक क्या करेगा, इस कॉपर को रिप्लेस कर देगा, उसकी जगह पे जुड़ जाएगा। तो आप मुझे बताइए, जब जिंक ने कॉपर को रिप्लेस किया तो जिंक ने बना लिया जिंक सल्फेट, और साथ में इसने बना लिया क्या, ये जो है कॉपर अलग हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये जिंक क्या कर रहा है, इस कॉपर को रिप्लेस कर रहा है, कॉपर को रिप्लेस करके उसके सोल्यूशन में खुद जाके जुड़ रहा है, और खुद जाके जुड़ रहा है तो हमारा बन जा रहा है जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो जा रहा है। तो कहने का मतलब कोई भी एलिमेंट, कोई भी एक रिएक्टेंट या कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम किसी दूसरे एटम को उसके ही सोल्यूशन से या उसके कंपाउंड से उसको हटा देता है और स्वयं जुड़ जाता है, स्वयं वहां पे जाके ऐड हो जाता है। तो इस प्रकार का जो रिएक्शन होता है उसको साइंटिस्ट कहते हैं कि भैया वो जो रिएक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब हुआ कि उसको वहां से हटा देना, उसको वहां से निकाल देना और खुद से जुड़ जाना, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्लियर। अब अगर हम एग्जांपल की बात कर लें, एक और एग्जांपल है, सपोज करिए कॉपर है और यहाँ पे सिल्वर सल्फेट है, ठीक है। अगर सिल्वर सल्फेट है तो इसने क्या किया, कॉपर ने सिल्वर को हटा दिया, तो क्या बन जाएगा हमारा, कॉपर सल्फेट हो जाएगा और साथ में हमारा सिल्वर अलग हो जाएगा। कहने का मतलब देख रहे हैं रिएक्शन, कॉपर ने सिल्वर को हटाया और वो जाकर के उसके ही सोल्यूशन में सिल्वर को हटा रहा है और स्वयं वहां पे ऐड हो रहा है और वहां पे सिल्वर अलग हो जा रहा है। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि ये रिएक्शन करवाइए, जैसे लिखा हुआ है ZnSO4 जिंक सल्फेट लिखा हुआ है और साथ में हम बात कर लें कॉपर की, ठीक है। अब कॉपर जो है जिंक को हटा दे, ठीक है, और फिर से ये बना ले जैसे बना हुआ है कॉपर सल्फेट और जिंक, तो वैज्ञानिक कहते हैं ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। उनका कहना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है बच्चा, विद्युत रासायनिक श्रेणी बोलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है कि एलिमेंट्स का जो रिएक्टिविटी का जो ट्रेंड है, उनकी क्रियाशीलता का जो क्रम है, वो क्रम पूरा दिया गया है, वो पूरा ट्रेंड दिया गया है। तो जो एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, जो एलिमेंट ज्यादा पावरफुल है, वो एलिमेंट अपने से नीचे रिएक्टिव वाले एलिमेंट को उसके सोल्यूशन से उसको हटा सकता है और खुद उसके जगह पे जोड़ सकता है। लेकिन क्या होगा कि जो जो कम रिएक्टिव एलिमेंट है वो अपने से ज्यादा रिएक्टिव वाले एलिमेंट को, जिसका पोजीशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उसके ऊपर है, उसको वो हटा नहीं सकता, उससे वहां से वो जुड़ नहीं सकता, तो वहां पे कोई अभिक्रिया नहीं होगी। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक जो है कॉपर सल्फेट यहाँ पे रिएक्शन कराया तो जिंक ने कॉपर को हटा दिया, और जब कॉपर को हटा दिया तो उसने क्या बना लिया, उसने वहां पे जिंक सल्फेट बना लिया और साथ में कॉपर अलग हो गया। लेकिन यहाँ पे वो रिएक्शन सेम नहीं होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होती है उसका भी एक बहुत अहम रोल होता है। तो जो रिएक्शन यहाँ पे होता है इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग साइंस में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन अभिक्रियाएं भी कहते हैं, इसे हम लोग रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है। नंबर 4 हमारा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर हम नंबर 4 की बात करें यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। नंबर 4 हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो हमारा हो जाएगा नंबर 4 डबल, ये है, इसको बोलते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब आपको ये पता है कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, तो आपको जब ये पता है डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग जो है बात कर लेते हैं उसी के आगे की। इसका मतलब होता है, जानते हैं क्या, इसका मतलब होता है विस्थापन 2 बार होगा, यानी रिप्लेसमेंट 2 बार होगा। इसको बोलते ही है डबल डिस्प्लेसमेंट। इसका नाम ही है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। तो अभी तक विस्थापन में क्या पढ़ा था कि जिंक ने कॉपर को हटा दिया और जो है उसके सोल्यूशन में खुद ही जुड़ जाता है। यहाँ पे देखिए, जैसे हम बात करें कंपाउंड की बात कर लें, सोडियम सल्फेट की बात कर लें, क्या फार्मूला आप जानते हैं, Na2SO4, ये सोडियम सल्फेट है ना। और हम बात कर लें बेरियम क्लोराइड की, बेरियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, BaCl2, है ना। तो ये सोडियम सल्फेट है और ये बेरियम क्लोराइड है। इन दोनों का रिएक्शन हमने कराया, तो वहां पे रिएक्शन करने पे क्या होगा, ये जो बेरियम है इस सोडियम को रिप्लेस करेगा, इसमें इस सोडियम को रिप्लेस करेगा और ये जो बेरियम इस सोडियम को हटा देगा उसके सोल्यूशन से और खुद बना लेगा सल्फेट के साथ जुड़ करके बना लेगा BaSO4, यानी बेरियम सल्फेट बना लेगा। और ये जो सोडियम यहाँ लिखा हुआ है वो सोडियम उस बेरियम को वहां से हटा करके उसकी जगह पे जाकर के वो ऐड हो जाएगा। तो ये यहाँ पे 2 सोडियम है, वहां पे 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पे 1 सोडियम और 1 क्लोरीन हमेशा ये क्या बनाते हैं, ये सोडियम क्लोराइड बनाते हैं।
तो 2 सोडियम 2 क्लोरीन है, इसका मतलब 2 सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2NaCl। तो ये हमारा बन गया कंपाउंड 2NaCl। तो इस प्रकार का जो रिएक्शन हो रहा है इस टाइप का, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कोई ज्यादा टफ नहीं है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में तो केवल 2 रिएक्टेंट है जो आपस में जुड़ते हैं और एक प्रोडक्ट बना लेते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या बताया था कि एक प्रोडक्ट रहेगा, वो क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा और ब्रेक करके वो एक से ज्यादा रिएक्टेंट, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना लेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या बताया था कि वहां पे कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है और उसके सोल्यूशन में जाकर के ऐड हो जाता है। ये है डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे रिप्लेसमेंट आपको 2 बार दिख रहा है, तो नाम ही है उसका डबल डिस्प्लेसमेंट। इस तरीके का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। और अगर हम पांचवा बात करें, फिफ्थ की बात करें, तो फिफ्थ हमारा हो जाएगा क्या, पांचवा आपको बताइए, पांचवा नाम लिखा हुआ है, आप जान ही रहे हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये आप जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा जो है हम लोग कह सकते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये फिफ्थ है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये हमारा जो है फिफ्थ हो गया। तो देखिए, सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन बता दें कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। अगर इसकी डेफिनेशन बता देंगे तो आपको ये पूरा प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। देखिए बच्चा, कोई भी टफ नहीं है इसमें। ऑक्सीडेशन का मतलब है केमिस्ट्री में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। आप शुरुआत से याद करिए, एकदम स्टार्टिंग से, तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज ऑक्सीडेशन, आप कहेंगे सर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। फर्स्ट वर्ड आप ये याद करिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये आप लाइन याद कर लिए। या आप कह सकते हैं सर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन। अब आपने जो इसमें ऐड किया वो सेकंड वाला ऐड किया। पहला आपने क्या बताया कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों कहा जाता है हमारा ऑक्सीडेशन। इतना क्लियर। अगर हम इसमें एक स्टेप और बढ़ाएं ऑक्सीडेशन के लिए, तो आप कह सकते हैं एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। आप ये भी कह सकते हैं, थोड़ा सा अगर हाई लेवल का हम लेके चलें, थोड़ा सा आपका लेवल बढ़ाएं, तो आप ये कह सकते हैं एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये भी आप कह सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब क्या हुआ बच्चा, कि कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, कोई भी ऋण विद्युतीय एलिमेंट है, जब वो ऐड होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ऋण विद्युतीय क्या है, धन विद्युतीय क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है जिनपे माइनस चार्ज होता है। किसी एलिमेंट पे माइनस चार्ज कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। किसी एलिमेंट पे प्लस चार्ज कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे हम बात कर लें सोडियम की, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो यहाँ पे Na प्लस हो गया। हम बात कर लें मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो यहाँ पे दो प्लस हो गया। हम बात कर लें एल्युमिनियम की, एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो यहाँ पे 3 प्लस हो गया। बात समझ में आ रही है। हम बात कर लें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो यहाँ पे 2 माइनस हो गया। हम बात कर लें नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यहाँ पे 3 माइनस हो गया। और हम बात कर लें फ्लोरीन की, फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इस पर 1 माइनस हो गया। बात कर लें क्लोरीन की, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो 1 इलेक्ट्रॉन माइनस। कहने का मतलब केमिस्ट्री में जिन एलिमेंट के पास नेगेटिव चार्ज रहेगा वो सभी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, यानी उनको हम लोग ऋण विद्युतीय कहते हैं। और जिन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा उनको हम लोग धन विद्युतीय कहते हैं, उनको हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं। तो सिंपल है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ज्यादा जो है वो टफ नहीं है। आप इतना समझिए कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आप कहिए, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कहिए, या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहिए, क्योंकि ऑक्सीजन में माइनस चार्ज होता है इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव लिखा गया है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहिए, और या आप कह सकते हैं रिमूवल ऑफ, ये भी कह सकते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है। कहने का मतलब क्या, ये 4 बातों पे लेके चलेंगे तो ऑक्सीडेशन पूरा क्लियर हो गया। ऑक्सीडेशन में अब आपको पहचानने में प्रॉब्लम होगी ही नहीं। आपको बस इतना देखना है कि जिसका एडिशन हो रहा है क्या वो ऑक्सीजन है, जिसका एडिशन हो रहा है क्या वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। आपको देखना है उस रिएक्शन में कि जिसका रिमूवल हो रहा है क्या वो हाइड्रोजन है, जिसका रिमूवल हो रहा है क्या वो जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। अगर है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन को हम लोग यही कहते हैं। कैसे एग्जांपल में बात कर रहे हैं अभी ऑक्सीडेशन। भाई मैं आपसे कहूं कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो रहा है। अब आप मुझे बताइए, कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो साफ साफ दिख रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ये रिएक्शन जो है वो ऑक्सीकरण है ना। अब यहाँ देखिए, रिमूवल ऑफ क्या दिया है, हाइड्रोजन दिया हुआ है। अगर मैं आपसे कहूँ भाई
चार चार हाइड्रोजन है यहाँ पे, है ना। इसने क्या किया, ये इस कंपाउंड को हम लोग केमिस्ट्री में एथिलीन कहते हैं, C2H4, इसने C2H2 बना लिया, एसिटिलीन बना लिया ना एसिटिलीन। अब इसने बना लिया C2H2 बना लिया एसिटिलीन, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। जो हाइड्रोजन इस कंपाउंड ने दो हाइड्रोजन यहाँ निकाल दिया, इसका मतलब जानते हैं क्या हो रहा है? इसका मतलब हो रहा है कि उसने जो है यहाँ पे हाइड्रोजन निकाला है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब आ गया कि वो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस तरीके से हम बात कर लें, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कोई जो है निकल रहा है, हम सपोज करें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को यहाँ पे प्लस करना है, मान लीजिए सपोज करिए कि हम बात कर लें क्लोरीन है, क्लोरीन किसी रिएक्शन में प्लस हो जाए, तो इसका मतलब है क्लोरीन जब प्लस हो जाएगा तो वहां पे हमारा जो है इस तरीके बन जाएगा। तो बहुत टफ नहीं है ये, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ऑक्सीडेशन को समझना बहुत ज्यादा जो है टफ नहीं होता बच्चा। अगर आपसे कोई पूछे ऑक्सीडेशन क्या है तो आप समझा दीजिए। बात समझ में आ रही है हमारी? चार बातें बताई, वही सेम चार बातें जस्ट अपोजिट कर दीजिए, उसी को जस्ट अपोजिट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। क्या है चार बातें? जो बताया था हमने उसमें जस्ट उसी का अपोजिट। आप कहेंगे सर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या आप कहेंगे सर जो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जो बातें वहां पे इसका जस्ट अपोजिट लेके चल रहा है। या आप कहेंगे सर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, नेगेटिव एलिमेंट, या आप कहेंगे जो है क्या एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जो बातें आपने बताई थी ऑक्सीडेशन के लिए, ऑक्सीकरण के लिए, वो उसी 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 का जस्ट अपोजिट चलेगा यहाँ रिडक्शन। क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है? जस्ट अपोजिट चलता है। आपसे कोई पूछे तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि भाई अगर हमें कहीं ऑक्सीजन निकलता दिखाई देगा तो हम कह देंगे रिडक्शन, हमें कहीं हाइड्रोजन जुड़ता दिखाई देगा तो हम कह देंगे रिडक्शन हो, हमें कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है निकलता दिखाई देगा तो हम कह देंगे रिडक्शन हो रहा है, हमें कहीं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ता दिखाई देगा तो हम कह देंगे कि वहाँ रिडक्शन हो रहा है। कैसे? हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल। जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि हम बात कर लें, अभी जो हमने एग्जांपल दिया था उसी को देख लीजिए। C2H4 है ना, ये एथिलीन है, इसमें दो हाइड्रोजन को ऐड करिए, ये हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो यहाँ पे इन्होंने बना लिया C2H6, ये बना लिया। अब आप मुझे बताइए C2H6 यहाँ बन गया ना, तो यहाँ C2H6 बन गया, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हाइड्रोजन का जुड़ना हो रहा है, हाइड्रोजन का जुड़ना हो रहा है तो यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा। ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को हमने अलग समझा दिया, रिडक्शन को हमने अलग समझा दिया। अब आप समझो, ये जो पांचवा लिखा है ना, फिफ्थ, ये लिखा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इसका मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होगा। अगर दोनों साथ में होगा तब उसे हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अगर जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है केवल, तब तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। अगर केवल रिडक्शन हो रहा है तो वो जो है रिडक्शन कहलाएगा। अगर आपको इस तरीके से समझना है, अगर वहां पे थोड़ा सा जो है आपको ये बात ध्यान देनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पांचों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्लियर? बात समझ आ रही है हमारी? तो अब हम लोग जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को भी समझ चुके हैं और हमने ये पूरी कहानी बता दी है। आपसे कोई पूछे ये क्या कहे सर, इन रिएक्शन को हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं, उनको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। कौन सा रिएक्शन कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। आपसे कोई पूछे क्या मतलब, कैसे? मतलब ये है कि देखिए RE का मतलब है रिडक्शन, RE का मतलब क्या है? रिडक्शन। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है RED पूरा यहाँ पे ले लीजिए तो रिडक्शन हो गया, और ये जो OX है ये इंडिकेट करता है ऑक्सीडेशन। तो जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में चलेगा तो उसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ओके चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एग्जांपल जो है देखते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ये क्या है? हमने आपको पहले बताया ये रिडॉक्स रिएक्शन है ना, मतलब एक ऐसा एग्जांपल हमें लेना है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, ठीक है। तो एग्जांपल क्या? जैसे सपोज करिए हम लोग बात करते हैं जो है कॉपर ऑक्साइड की बात कर लें, प्लस हम लोग हाइड्रोजन ले लेते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये जो हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगा तो ये बना लेगा वाटर, और ये कॉपर अलग हो जाएगा, ये कॉपर अलग हो गया, और साथ में हम लोग बात कर लें तो ये बना लेगा वाटर। क्लियर? तो यहाँ पे कैसे समझेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है रिडक्शन भी हो रहा है? आइए देखते हैं। पहले आप इस हाइड्रोजन को देखिए, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है? ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे हम लोग बात करें तो ये हाइड्रोजन H2O में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसका मतलब इस हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा, तो जब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। बात समझ आ रही है हमारी? दूसरा अगर आप देखिए इस कंपाउंड को देखिए, ये कॉपर ऑक्साइड है, ये कॉपर ऑक्साइड क्या कर रहा है? अपने ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, अपने ऑक्सीजन को ये छोड़ रहा है और कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर ये कॉपर ऑक्साइड जा करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है?
रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रहा है वाटर में, यानी इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है ना ऑक्सीडेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो कहने का मतलब ये जो पर्टिकुलर एग्जांपल है, ये एग्जांपल किसका होगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये इस जो है रिएक्शन का जो है सबसे अच्छा एग्जांपल माना जाएगा, सबसे आप कह सकते हैं कि ये एक एग्जांपल है जो दोनों को परफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको बस वही एग्जांपल लेने हैं जिसमें दोनों प्रोसेस साथ साथ में चलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्लियर, तो हम लोग जो है यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट किया, हमें पूरे इस टॉपिक में 5 चीजें कंप्लीट करनी है, आपको 5 हेडिंग पढ़ानी है। पहला आपको बताना है केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन, वो मैं बता चुका हूँ, दोनों में डिफरेंस बता चुका हूँ। दूसरा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के जो 5 टाइप हैं वो सबसे मेन कौन है वो मैंने बता दिया आपको। थर्ड, अगर हम बात करें तो हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है। और फोर्थ की बात कर लें हम तो वो है कोरोजन, और फिफ्थ की बात कर लें रेसिडिटी। तो पहले हम लोग फोर्थ और फिफ्थ देख लेते हैं, फिर थर्ड वाला जो है उसको ही समझ लेते हैं, तो वो ज़्यादा टफ नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम लोग फोर्थ की बात करें तो सपोज करिए अगर फोर्थ की बात करते हैं तो हम लोग जो है फोर ले लेते हैं। फोर जो है वो है कोरोजन। अगर हम कोरोजन की बात कर लें तो कोरोजन बहुत टफ टॉपिक नहीं है, बहुत आसान है, इसको समझना बहुत आसान है, इसको लिखना बहुत आसान है। क्या है टॉपिक, या कोरोजन आपको कहना है सर ऐसा है, कोरोजन का मतलब होता है जैसे हम लोग किसी नई एक मेटल को खरीदते हैं, कोई भी मेटल आप खरीद लीजिए, जैसे हम सपोज करें कि आयरन को, लोहा को खरीदते हैं, या आप सिल्वर चांदी को खरीदते हैं, या आप गोल्ड को खरीदते हैं, है ना, या आप जो है कॉपर को खरीदते हैं। कोई भी मेटल आप खरीदिए, किसी मेटल को जब आप खरीदते हैं, जिस अवस्था में आपने खरीदा है, जिस स्टेट में खरीदा है, वो हमेशा उसी स्टेट में नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है, वो बदलता रहता है, उसका कलर बदल जाएगा, यानी 5-6 महीने बाद आप देखेंगे उसके कलर में काफ़ी चेंजिंग रहती है। कुछ मेटल होते हैं जो जल्दी उसका कलर बदल जाएगा, कुछ मेटल होते हैं जो ज़्यादा टाइम लेते हैं अपने कलर को चेंज करने में। इसमें रीज़न ये है कि कुछ मेटल ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है और कुछ मेटल कम रिएक्टिव है। जो ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होगा उसका कलर जल्दी चेंज होगा, उसके ऊपर जल्दी एक कोट का फॉर्मेशन होगा, एक कोटिंग, एक लेयर बनने लगेगा। ठीक है, तो जो जल्दी रिएक्ट करते हैं, किससे रिएक्ट करते हैं, हमारे इस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है, तो हमारे इस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होने की वजह से ये सारे मेटल उस ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेते हैं। जैसे हम लोग बात कर लें लोहा की बात कर लें, तो ये लोहा जो होता है ये क्या करता है, ये लोहा की अगर हम बात कर लें, आयरन क्या करेगा, आयरन पे जो है हम देखते हैं जंग लग जाएगा, रस्ट लग जाता है, कुछ ही दिनों में लगना स्टार्ट हो जाता है, यानी जो है 1-2 महीने के अंदर ही लगना स्टार्ट हो जाएगा इस पे रस्ट। हम सिल्वर की बात कर लें, सिल्वर भी जो है ब्लैक कलर की कन्वर्ट हो जाएगी 4 से 5 महीनों में, ब्लैक होने लगती है सिल्वर भी। ठीक है, हम कॉपर की बात कर लें तो कॉपर भी जो है वो ग्रीन होने लगता है। ठीक है, कॉपर पे जो ग्रीन कोटिंग आ जाती है वो कॉपर। ये जो गोल्ड लिखा हुआ है, गोल्ड थोड़ा सा जो है आप समझिए कि बहुत कम रिएक्टिव है, ये बहुत कम रिएक्टिव है गोल्ड, तो बहुत कम रिएक्टिव होने की वजह से बहुत लंबे समय तक ये चमकता रहता है, इसलिए ये महंगा भी है। ठीक है, महंगा होने के कारण जो मेटल जितने कम रिएक्टिव होते हैं वो उतना ही महंगा होंगे, उतने अच्छे होंगे। सबसे महंगे जो मेटल होते हैं वो प्लेटिनम और यूरेनियम होते हैं। ठीक है, यूरेनियम फिलहाल हम लोगों को मिलना ही नहीं है, पॉसिबल नहीं, वो न्यूक्लियर रिएक्टर में, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उन सब में उसका यूज किया जाता है यूरेनियम का। और जो प्लेटिनम होता है उसको हम अपने ज्वेलरी में यूज करते हैं। और उसके बाद हम बात करें तो गोल्ड होता है ना, तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। ये हमारा जो आयरन है इस पर रस्टिंग हो जाती है, ये सिल्वर जो है काली पड़ जाती है, सिल्वर भी ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेती है, कुछ जो है दिनों में ये काली पड़ने लगती है। आयरन भी जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है तो जल्दी जंग लग जाता है उस पर। कॉपर भी ग्रीन कलर का। ये सारे जो कोटिंग हो रहे हैं किसी मेटल पे, इन कोटिंग को ही हम लोग साइंस में कहते हैं कोरोजन। सर मैं आपसे पूछूं कोरोजन क्या है, व्हाट इज कोरोजन, तो आप कोरोजन को समझा सकते हैं। कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल इस एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करके उनके ऊपर एक कोटिंग लेयर आ जाती है, जो लेयर जो है उनको क्या करती है, उनका रंग बदलने लगता है। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कोरोजन, यानी इस प्रोसेस को हम लोग जो है कोरोजन नाम देते हैं। ठीक है, और अगर इसी वे में अगर अब हम 5वीं हेडिंग की बात करें तो 5वीं हेडिंग जो है वो है फिफ्थ वाली। वो क्या हेडिंग 5वीं, आपको पता है मुझे 5 हेडिंग पढ़ाना है इस चैप्टर में। 5वां जो हेडिंग है वो है रैंसिडिटी। वो हेडिंग क्या है, रैंसिडिटी। रैंसिडिटी जो 5वीं हेडिंग है बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा वो कठिन नहीं है, उसको भी पढ़ा जा सकता है, इजी वे में समझा जा सकता है। क्या है रैंसिडिटी, व्हाट इज रैंसिडिटी। आप यहाँ पे एग्जाम्पल आप ले लीजिए, बहुत से ऑयली प्रोडक्ट होते हैं, हम लोग बहुत से ऑयली प्रोडक्ट को खाते हैं, है ना, बहुत से ऑयली प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन में, बहुत से फैटी प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं अपने जीवन में। तो वो ऑयली प्रोडक्ट को आप लंबे समय तक रख नहीं सकते, वो खराब होने लगते हैं। वो जो ऑयली प्रोडक्ट है वो खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनको आप लंबे समय तक रख नहीं सकते हैं। तो 2-4 दिन बाद आप देखेंगे उसमें से जो है बैड स्मेल आने लगेगी,
वो जो है चीजें खराब होने लगेंगी, है ना। तो बस उन्हीं चीजों को, या ऑयली प्रोडक्ट का खराब हो जाना या किसी भी एडिबल प्रोडक्ट का खराब हो जाना, लंबे समय तक रखने पर वो खराब होने लगते हैं, इस प्रोसेस को ही साइंस में कहा गया है रैंसिडिटी। इनको हम लोग बोलते हैं रैंसिडिटी। ठीक है, क्यों खराब होते हैं? क्योंकि ये ऑयली प्रोडक्ट या वो प्रोडक्ट जो खराब हो रहा है कुछ दिन रखने पर, वो भी हमारी एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेते हैं, और जब रिएक्ट कर लेते हैं तो उनमें स्मेल आने लगता है, वो खराब होने लगते हैं। यही रीजन है कि चिप्स का जो पैकेट वगैरह है, वो उसको लंबे समय तक जो है सेफ रखने के लिए चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। और चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन एक अच्छा प्रिजर्वेटिव है, वो खराब होने से रोकता है। तो खराब होने से रोकता है तो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, ताकि वो उस पर जो है ये बैड स्मेल, ये सब चीजें ना होने पाए, रैंसिडिटी प्रोसेस ना होने पाए। किसी किसी भी जो हमारे एडिबल सामान है हमारे घर में रखे गए हैं, चाहे वो किचन में हो चाहे कहीं भी हो, उसको अगर हम प्रॉपर्ली तरीके से बंद करेंगे और सामान पूरा भरा होगा उस डब्बे में, उसको प्रॉपर्ली हम कवर करेंगे, अच्छे से बंद करेंगे, तो हो सकता है वहां पे वो चीज लंबे समय तक चले। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा वहां पे कम है और वहां पे उनके खराब होने का चांस भी कम होता है। तो ये प्रोसेस जो है इसको हम लोग कहते हैं रैंसिडिटी। क्या कहते हैं? रैंसिडिटी। तो हमने आपको जो है 5 हेडिंग जो थी, उस 5 हेडिंग में हमने 4 हेडिंग समझा दिया है। पहला हेडिंग हमने पढ़ा दिया आपको डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। दूसरा हमने पढ़ाया टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। थर्ड हमने आपको पढ़ाया कोरोजन। फोर्थ पढ़ाया हमने आपको रैंसिडिटी। और फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ जो है सबसे लास्ट, और वो है, उसको बोलते हैं हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को हमेशा बैलेंस होना चाहिए, तो केमिकल रिएक्शन बैलेंस कैसे होगा, हम इसकी बात करते हैं। आइए हम लोग लास्ट जो है हेडिंग पे चलते हैं। वो हमारा बीच का थर्ड हेडिंग था, इसको हम लोग पांचों बना के भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे, इसको हम लोग जो है देख लेते हैं। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको एक बात समझनी पड़ेगी सबसे पहले। वो बात यह है कि आपको ये समझना है कि जो रिएक्टेंट है, जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ जो है नंबर ऑफ एटम एकदम इक्वल होने चाहिए। यही है बैलेंस करने का तरीका। आपको कोई पूछे बैलेंस कैसे करें, सर हमारे जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट है उसमें जितने एटम वाले एटम होंगे, जितने एटम होंगे, वो एटम्स का जो नंबर है वो प्रोडक्ट में जितने एटम उधर साइड में होंगे उनके नंबर्स के इक्वल होना चाहिए। बोथ साइड्स एटम्स नंबर आर इक्वल। अगर नंबर वो इक्वल है तो हमारा रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, वो रिएक्शन हमारा बैलेंस माना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, कैसे बैलेंस करेंगे? बैलेंस करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करने की पूरी छूट होती है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए वो उस मल्टीप्लाई करने के लिए पूरी छूट होती है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे उसको हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल देकर। चलिए हम लोग देखते हैं, ये एक यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे थोड़ा समझते हैं। देखिए, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है, इसके कुछ स्टेप को फॉलो करना होता है, उस स्टेप को लाइन से फॉलो करते जाएंगे तो रिएक्शन ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। कैसे? हम लोग सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ को जो है इस तरीके से करेंगे आप तो और बेटर होगा, उसके अलावा जो है वैसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले ग्राफ में क्या लिख लेते हैं, एलिमेंट लिख लेते हैं, है ना। ये एलिमेंट हो गया, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट हो गया, और यहाँ पे हम लोग रिएक्टेंट पूरा लिख दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोडक्ट। है प्रोडक्ट का मतलब नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड एंड नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड। यहाँ पे एलिमेंट, ये हम लोग जो है ग्राफ बना के पढ़ सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो एलिमेंट सबसे पहले देख लेंगे एलिमेंट कौन कौन से हैं इस रिएक्शन में। एलिमेंट जो है वो कौन कौन से हैं, वो ऑलरेडी यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, आयरन है ना। तो हम लोग यहाँ पे आयरन लिख लेते हैं। और क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख लेते हैं। और साथ में क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन लिख लेते हैं। अब देखते हैं रिएक्टेंट साइड का नंबर कितना है। तो आयरन जो है वो केवल एक है ना। और अगर हम बात करें जो है हाइड्रोजन की, तो अच्छा रिएक्टेंट साइड आयरन एक है, लेकिन उधर आयरन देखिए 3 है। आयरन कितने हैं, 3 है। और यहाँ पे अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड जो है 2 है, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख लेते हैं। और उधर साइड में कितने हैं, उधर साइड में भी यहाँ 2 है, तो यहाँ पे लोग 2 लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग अगर बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट साइड में 1 है, और उधर हम देखें तो वहाँ पे 4 ऑक्सीजन है ना, 4 ऑक्सीजन है। तो इस तरीके से हम लोग उनके नंबर को नोट कर लिए हैं। अब हम देखते हैं कि बैलेंस करना है, तो बैलेंस हम लोग कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। बैलेंस कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। बैलेंस करने के लिए हमने आपसे कहा मल्टीप्लाई करने की पूरी छूट होती है, यानी पूरा का पूरा जो है आपको वहाँ पे छूट होगी कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग देखते हैं एलिमेंट साइड में आयरन केवल 1 है यहाँ पे, और वहाँ पे 3 है। तो रिएक्टेंट साइड में अगर 3 है, यहाँ रिएक्टेंट साइड में 1 है और प्रोडक्ट साइड में 3 है, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आयरन 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाई 3।
3 से मल्टीप्लाई कर लिया हमने, है ना, मल्टीप्लाई 3 से कर लिया तो हमारा जो है ये कंप्लीट हो गया, वहाँ पे ये बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे अब हमारा अगर ये बैलेंस हो गया, फिर हम देखते हैं हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन ऑलरेडी पहले से देखिए बैलेंस है, यहाँ पे भी 2 है, वहाँ पे भी 2 है, इसका मतलब हमें वो बैलेंस नहीं करना। फिर हम देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखते हैं तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में केवल 1 है, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन 4 है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 1 है तो हम लोग यहाँ पे अगर 4 से मल्टीप्लाई करें, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करें 4 से, तो ये हमारा हम 4 हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब अगर 4 से मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 तो हो गया, लेकिन अब एक चीज़ देखिए, ये जो 4 से मल्टीप्लाई किया है ये पूरे के पूरे H2O में करना पड़ गया, तो इसका मतलब हाइड्रोजन के जो नंबर ऑफ एटम है वो भी बढ़ जाएंगे, तो 4 2 8, तो ये 4 मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा, इसका मतलब हाइड्रोजन तो 8 हो गए। अब यहाँ पे देखिए आयरन तो बैलेंस हो चुका है, ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है, लेकिन हाइड्रोजन जो है देख रहे हैं कि उसमें बैलेंस नहीं हो रहा है, तो हाइड्रोजन अब यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में 8 हो गए हैं और प्रोडक्ट साइड में 2 ही रह गए हैं, इसका मतलब हमें प्रोडक्ट साइड के रिएक्टेंट को बैलेंस करने के लिए उसमें भी हमें जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उसके मल्टीप्लाई को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें 4 2 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4, तो 4 2 8 यहाँ भी हो गया। अब जरा चेक कर लें, Fe जो है, Fe ऑलरेडी कितना था, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में 3 है, उधर प्रोडक्ट साइड में भी 3 है, और हाइड्रोजन कितना है, वो रिएक्टेंट साइड में 8 है, प्रोडक्ट साइड में भी 8 है, और ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में कितना है, वो 4 है, उधर भी 4 है, इसका मतलब ये रिएक्शन पूरा बैलेंस हो गया। तो रिएक्शन पूरा बैलेंस हो गया है तो उसको एक बार फिर से लिखा जाता है, तो उसको फिर से लिख लेंगे तो 3Fe हो जाएगा, इसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पे क्या, 4H2O हो जाएगा, और इसके बाद हम रिएक्शन अगर करें तो यहाँ पे हमारा बन गया Fe3 और ये हो गया 4 और प्लस 4H2O, ये रिएक्शन तो हमारा बैलेंस हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, अब हम लोग बात क्या करें कि अगर हम लोग जो है रिएक्शन बैलेंस करने के बाद हमें ये दिखाना होता है कि रिएक्टेंट में जितने भी रिएक्टेंट हैं वो किस स्टेट में है, वो सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है या एक्वस फॉर्म में है, ये हमें दिखाना होता है, तो हम लोग जो है इसको यहाँ पे दिखा दें। आयरन जो होता है वो हमेशा सॉलिड फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया S, और यहाँ पे H2O हमेशा लिक्विड फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे हमने L लिख दिया, और यहाँ पे ये जो फेरिक ऑक्साइड है ये हमेशा जो है सॉलिड फॉर्म में होता है, तो ये हमने S लिख दिया, और यहाँ पे ये गैसेस फॉर्म में होता है तो हमने यहाँ पे G लिख दिया। ये रिएक्शन अब जो है कम्प्लीटली बैलेंस है। तो कम्प्लीटली बैलेंस जो रिएक्शन होता है वो इस तरीके से बना के भी कर सकते हैं, जब आप इसको एक बार बनाना सीख जाएंगे, एक बार करना शुरू कर देंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो बिना उसके भी आप फटाफट यही बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करने की आपको पूरी छूट होती है, तो मल्टीप्लाई करने की पूरी छूट होती है, तो मल्टीप्लाई आप आगे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जब तक वो बैलेंस नहीं हो जा रहा है लिखते चले जाएंगे, तो वो ऑटोमेटिक एक सिस्टम से बैलेंस हो जाता है, तो वो आपको बनाने की जरूरत ही नहीं। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार आपको जो है यह फटाफट जो रिएक्शन बैलेंस करना आ जाएगा, करना सीख जाएंगे। आइए एक रिएक्शन और बैलेंस करना जो है देख लेते हैं, कैसे जो है उसको बैलेंस करना होगा। जैसे मान लीजिए ये रिएक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, तो अगर आप फॉलो करेंगे सारे सिस्टम को तो हम लोग ऐसे भी चल सकते हैं, सिस्टम को फॉलो करना होगा तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे हमने एलिमेंट लिख लिया, उस सिस्टम को फॉलो करें तो उसके थ्रू अगर चलें तो ऐसे कर सकते हैं, आपने एलिमेंट लिख लिया, अब यहाँ पे आपने रिएक्टेंट लिख लिया, और यहाँ पे आपने क्या किया, प्रोडक्ट लिख लिया, करेक्ट, प्रोडक्ट हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे आपको नाम लिख देना है कि कौन सा जो है रिएक्टेंट है, तो हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट कौन कौन से हैं, इधर यहाँ पे सोडियम है, और कौन से हैं, ऑक्सीजन है, और कौन से हैं, हाइड्रोजन है, और कौन से हैं, और हमारा जो है सल्फर है, हाइड्रोजन के बाद हमारा सल्फर है, ये है, ये 4 एलिमेंट हैं पूरे रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में, ठीक है, तो 4 एलिमेंट हैं। अब हम जो है इनके नंबर को नोट कर लेते हैं, तो नंबर को नोट करना है तो देखिए सोडियम जो है रिएक्टेंट साइड में, आप देखिए यहाँ पे 1 सोडियम है, और उधर जो है यहाँ पे 2 सोडियम है, यहाँ देखिए 2 सोडियम है ना। और हम लोग बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट साइड में 1 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, तो हम लोग कर सकते हैं कि भाई ऑक्सीजन तो 5 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया 5, 1 यहाँ पे है और वहाँ पे जो है हमारा क्या 4 ऑक्सीजन है, तो 4 1 कितना हो गया 5, और वहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा 4 ऑक्सीजन है, वहाँ पे भी हमारा 1 ऑक्सीजन, तो यहाँ भी 5 ऑक्सीजन हो, ठीक है। ऑक्सीजन जो है दोनों तरफ बराबर है, इसका मतलब, और पहले से ये बराबर है। और हम लोग बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन जो है यहाँ पे 1 है और वहाँ पे भी 2 है, तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, टोटल हाइड्रोजन 3 हो गए, ठीक है, 3 हो चुके हैं। और उधर अगर हम बात करें प्रोडक्ट साइड में, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है 2 है, और वो 2 के अलावा कोई हाइड्रोजन है नहीं, तो यहाँ पे 2 है, यानी हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, ठीक है। अब अगर हम बात करें सल्फर की, तो सल्फर यहाँ पे कितना है, सल्फर यहाँ पे 1 है, तो हम लोग यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, और उधर साइड में देखते हैं सल्फर हमारा 1 है, तो कुछ चीज़ें हमारी बैलेंस हैं ऑलरेडी और कुछ चीज़ें बैलेंस नहीं। सबसे पहले हम सोडियम बैलेंस करते हैं, तो सोडियम रिएक्टेंट साइड 1 है, तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो कोई इशू नहीं है ना, यहाँ पे हम लोग 2 लिख देते हैं।
अब अगर 2 लिख देंगे तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं रिएक्टेंट साइड में, 2 से मल्टीप्लाई किया आपने तो यहाँ पे 2 हो गया, है ना। तो यहाँ पे सोडियम तो 2 हो गया। अब देखिए सो इसके बैलेंस करने पे क्या क्या चीज़ें बढ़ गई। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 बढ़ गया, हाइड्रोजन भी बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है कि 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन हो गए। तो अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन यहाँ पे बढ़ गया है, तो अब जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन है वो 6 हो गया है ना। हाइड्रोजन ऑलरेडी यहाँ पे बढ़ गया है, एक हाइड्रोजन यहाँ बढ़ गया है, तो इसका मतलब है 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन पहले से थे, एक हाइड्रोजन और बढ़ गया, तो यहाँ पे अब 4 हाइड्रोजन हो चुके हैं। ये भी आपको देखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई करने से रिएक्टेंट में क्या जो है नंबर ऑफ एटम बढ़ रहे हैं। और उधर उसके अलावा अब आप जो है देखें, हमारा ये सोडियम बैलेंस है, अब हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना है ऑक्सीजन, यहाँ पे 6 है, वहाँ पे 5 है। तो ये हमें कैसे बैलेंस होगा, तो हमें ऐसे मल्टीप्लाई में रखना पड़ेगा ताकि बैलेंस हो जाए। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हम एक ऑक्सीजन बढ़ेगा, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन बढ़ेगा, है ना। तो अब जरा काउंट करिए, यहाँ पे तो 6 है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है और 4 यहाँ, तो यहाँ 6 हो गया। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये 2 ऑलरेडी यहाँ पे है और यहाँ पे 6 है। इसका मतलब अगर हम H2O में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो हमारा ऑक्सीजन 6 हो गया। तो यहाँ पे भी हमारा ऑक्सीजन यहाँ पे कितना आ रहा है, 6। तो ये हमारा बैलेंस हो गया यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करने पे। अब हम बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, हाइड्रोजन ऑलरेडी यहाँ पे देख रहे हैं 4 है और वहाँ पे 2 है। तो जरा देखिए रिएक्टेंट साइड में 4 है, प्रोडक्ट साइड में हमारा जो है हाइड्रोजन 2 है। लेकिन जब आपने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया था तो हाइड्रोजन भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया था, इसका मतलब इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई ऑलरेडी हो चुका है, तो ये भी हमारा 4 हो चुका है। अब आप जरा देखिए क्या सारी चीज़ बैलेंस हो चुकी हैं। बैलेंस करने के लिए आपने जो मल्टीप्लाई किया है उसमें पहले सोडियम चेक कर लेते हैं। सोडियम का जो है यहाँ पे 2 है, उधर भी 2 है, तो बैलेंस है। ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 6 है, उधर भी 6 है, बैलेंस है। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, उधर भी 4 है, बैलेंस है। और सल्फर भी है ऑलरेडी, यहाँ पे 1 है, वहाँ भी 1 है, तो इसका मतलब सल्फर भी बैलेंस है। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब हम लोग इसको फिर से लिख लेते हैं, अगर क्योंकि रिएक्शन जो बैलेंस होता है उसको फिर से एक बार लिखना होता है, तो अगर आप उसको फिर से लिख लेते हैं तो कोई इशू नहीं है। आप जो है यहाँ पे लिखेंगे 2NaOH प्लस H2SO4, ये आप रिएक्शन को लिख सकते हैं। और साथ में आप ये तो दिखा सकते हैं Na2SO4 सोडियम सल्फेट बन गया और साथ में वाटर मॉलिक्यूल बन गया, है ना। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड से सोडियम सल्फेट बनता है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल बनता है। अब हम लोग क्या करें, इसमें आपको पता है कि गैसियस फॉर्म में लिखना होगा, जो जिस स्टेट में होगा। अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो सॉलिड, लिक्विड है तो लिक्विड, गैस है तो गैस और एक्वस है तो एक्वस, ये 4 फॉर्म यूज करने होते हैं। तो अब आप मुझे बताइए, जब ये 4 फॉर्म यूज करना होता है तो हम लोग जो है इसके 4 फॉर्म को यूज कर लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्चुअल में इसको हम लोग एक्वस फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में लिखते हैं, एक्वस फॉर्म में लिखा जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसे हम एक्वस फॉर्म में लिख देते हैं। ये एक्वस हो गया। और हमारा ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ये लिक्विड हो गया। हमारा ये सोडियम सल्फेट ये एक्वस फॉर्म में चला जाएगा, ये एक्वस हो गया। और पानी हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है, ये लिक्विड हो गया। इस तरीके से ये पूरा हमारा रिएक्शन कंप्लीट अब बैलेंस हो चुका है। तो कुछ ऐसा ही बैलेंस आपको करना है, और बैलेंस करना बहुत ज़्यादा टफ नहीं, एक बार आपको प्रैक्टिस करना आ गया उस आधार पे तो फिर आप जो है रिएक्शन को देखेंगे और यहीं से आप बैलेंस करेंगे, मल्टीप्लाई तो करना सीख जाएंगे, बहुत टफ नहीं है। तो ओवरऑल अब ये चैप्टर जाके पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है।